नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जो कि इस चैनल की तीसरी वीडियो है। और इसमें मैं अपने जीवन की कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। और जहां पर हमने अपनी स्टोरी लास्ट टाइम ख़त्म की थी, पहली वीडियो में तो इंट्रोडक्शन दिया था, दूसरी वीडियो में मैंने आपको चाइल्डहुड से रिलेटेड अपनी कुछ प्रॉब्लम्स बताई थी और उनको किस तरीके से मैंने टैकल किया था, उसका समाधान किस तरीके से किया था वो भी बताया था। तो उससे सीख लेके आप लोग भी अगर स्टूडेंट हैं तो अपनी लाइफ में इस तरीके से समाधान कर सकते हैं। साथ में अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेट रास्ता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। और हमारी जो स्टोरी थी सेकेंड वीडियो में, वो आगे आते आते मेरे कॉलेज लाइफ तक स्टॉप हो गई थी, जब मैंने कॉलेज में डिग्री कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद हम अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं मेरी लाइफ में। उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने कॉलेज अपनी लाइफ कंप्लीट की, अपनी डिग्री कंप्लीट की 14 Feb 2017 को, उसके बाद फिर मैं अपने स्कूल गया। वहाँ मैंने उस मोमेंट को थोड़ा सा फील किया, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। और देन आफ्टर मेरी असली जो लाइफ की स्ट्रगल है, क्योंकि मेरी मैरिज हो चुकी थी, तो एक स्ट्रगल जो है मेरी लाइफ का वो स्टार्ट हो चुका था। क्यों? क्योंकि मैं उससे पहले वेल इस्टेब्लिश्ड नहीं था। वेल इस्टेब्लिश्ड का मतलब क्या था? इस्टेब्लिश तो था, पैसे कमा लेता था, लेकिन कोई फिक्स सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी। और कहीं ना कहीं जब आपकी शादी के बाद एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती है, आपकी लाइफ सिक्योर नहीं होती है, जब आप कहीं ना कहीं जॉब सिक्योरिटी में नहीं होते हो या करियर की सिक्योरिटी में नहीं होते हो, तो आपके पास हमेशा पैसे की प्रॉब्लम्स रहती हैं। फाइनेंशियली आप अनकंफर्टेबल रहते हो और घर वालों के अलावा सभी के ताने सुनने पड़ते हैं। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हर एक मैन को, हर एक मेल को फील करनी पड़ती है। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो अभी आपको नहीं पता होगा, फ्यूचर में जब आप बड़े होंगे और अगर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप डेफिनेटली इस चीज़ को फील कर पाएंगे। क्योंकि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में मोस्टली के जो पेरेंट्स होते हैं, उनका एटीट्यूड ये होता है कि बेटा हमने आपको 12th तक या ग्रेजुएशन तक पढ़ा दिया है, इतना हमारा फर्ज था, अब इससे आगे तुम्हें अगर पढ़ाई करनी है तो अपने बल पर खुद आप स्टैंड करो, अपने पैरों पर खुद स्टैंड करो और अपनी पढ़ाई खुद कमाकर अपनी पॉकेट मनी निकाल कर कंप्लीट करो। तो ठीक वैसे ही मेरे साथ भी हुआ और मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे को बोला। और कहीं ना कहीं मैं अपनी अर्निंग्स तो आफ्टर 12th ही करने लग गया था, छोटी मोटी, कभी ट्यूशन पढ़ा के, कभी जॉब करके। लेकिन मैं पूरी तरीके से वेल इस्टेब्लिश नहीं था। मतलब मैं आपको एक तरीके से बताऊं तो मेरी जॉब सिक्योरिटी नहीं थी, ना ही मैं किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था, ना मेरी परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम हो, ना ही मैं किसी गवर्नमेंट जॉब में था, ना मैंने कोई बिज़नेस अपना इस्टेब्लिश किया था कि कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर लिया हो जिससे मेरे पास पैसे आ रहे हों। तो प्रॉब्लम बेसिकली ये थी कि मेरे पास पैसे आ नहीं रहे थे और मेरी मैरिज हो चुकी थी। और मेरी मैरिज होने के बाद, आपको पता है, शादी होने के बाद अगर आप थोड़े मैच्योर हैं, मैरिड हैं या फिर आपकी शादी होने वाली है, तो आपको धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी कि शादी होने के बाद आपके पास फाइनेंशियली कुछ खर्चे बढ़ जाते हैं। तो वही मेरे साथ भी हुआ और कहीं ना कहीं फिर मैं इनसिक्योर फील करने लगा फाइनेंशियली। और मैंने फिर सोचना स्टार्ट किया कि अब क्या किया जाए। तो उसमें भी एक बहुत बड़ी विडंबना क्या थी, जो एक कहावत है ना हिंदी में कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ना, यानी जैसे ही आपने अपने सर के बाल साफ़ करवाए वैसे ही आपके सर पे ओले पड़ने लगे। ये कहावत है हिंदी का, एक मुहावरा है, जिसका मतलब होता है कि जैसे ही आपकी हालत थोड़ी ख़राब होती है तो ऊपर से और मुसीबत आ जाती है। वो कहावत है ना कि मुसीबत चारों तरफ से आती है। तो ठीक वैसे ही कुछ हुआ मेरे साथ भी। मैंने जैसे ही मैरिज हुई मेरी, और उसके बाद मेरी जो जॉब थी या जो मेरा फ्रेंड के सेंटर पे काम करता था मैं, वो काम भी छूट गया। और मैं एक तरीके से कह सकते हो आप रोड पे आ चुका था। घर वाले एक तरीके से आप कह सकते हो साथ होकर भी साथ नहीं थे। तो प्रॉब्लम बस ये आई कि सब कुछ मुझे खुद अकेले देखना था। और उस टाइम पे मेरे पास, आप इमेजिन नहीं करते, एक सिंगल व्हीकल नहीं था। मैं पैदल ट्रैवल करता था और जहाँ अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ या जिस जगह पे मेरी लोकेशन है जहाँ पर मैं अभी काम कर रहा हूँ, यहाँ से वो जगह कम से कम 3 से 5 किलोमीटर दूर हुआ करती थी। और कई बार पैसे ना होने की वजह से पैदल मेरे को इतनी दूर ट्रैवल करना पड़ता था। तो वहाँ से मैं पैदल आता था कई बार यहाँ पे पढ़ाने के लिए या फिर अपने जो भी है मतलब जॉब के लिए। अभी तो बेसिकली मेरा जो मेन प्रोफेशन है वो टीचिंग का ही है अभी तक फ़िलहाल लाइफ में, बट आई होप कि जल्दी कुछ अच्छा होगा। तो इसी उम्मीद में अभी जीवन कट रहा है। लेकिन मैं उस टाइम से लेकर अभी तक की कहानी आपको बता रहा हूँ। आज की वीडियो में हम यही करेंगे कि जो लास्ट स्टोरी हमने छोड़ी थी मेरी कॉलेज लाइफ के एंड पे, वहाँ से लेकर आज तक की जो वीडियो है कि आज तक मेरी लाइफ में क्या घटित हुआ, अभी मेरी करंट सिचुएशन क्या है, वहाँ तक मैं वीडियो को कंप्लीट करूँगा। और फिर हम डेली जो वीडियोस आया करेंगी उसमें ये आएगी कि मेरी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शनल वीडियो में कमिट किया था कि डेली एक मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कहीं ना कहीं मेरी लाइफ की जो डेली रूटीन की प्रॉब्लम्स होंगी उसको मैं किस तरीके से टैकल करता हूँ, किस तरीके से सॉल्व करता हूँ, मेरी क्या अप्रोच होती है उसके पीछे, मेरी क्या थॉट होती है, मेरा क्या एटीट्यूड होता है, वो मैं आपको बताऊँगा और उससे आपकी लाइफ की प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं सॉल्व होंगी।
आप उसको रिलेट कर पाओगे और उससे एक सीख लेके, मोटिवेशन लेके आप भी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को दूर कर पाओगे। आई होप कि आपको वीडियोस हेल्प करेंगी, बट आपको उसके लिए पूरा कंटेंट देखना पड़ेगा, तो आप डिटेल में इन डेप्थ अच्छी तरीके से ध्यान देकर लास्ट तक वीडियोस को देखिए। तो हुआ क्या कि मेरी जब जॉब छूट गई थी या मेरा जो काम छूट गया था, तो मैं पैदल कई बार ट्रैवल करता था इन सर्च ऑफ वर्क। तो पढ़ाने का काम था बेसिकली, ट्यूशन या जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं उन पे टीचिंग के लिए मैं आता था, जहाँ पे कई बार पैसे ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा तंगी थी, तो पैदल भी आता था। उतनी दूर से पैदल आने में कई बार बहुत टाइम लग जाता, तो जो जहाँ पे काम करने आता था वो लोग भी सुनाते थे। इसके अलावा मैं यहाँ से जब जाता था तो मेरी वाइफ घर में कहीं ना कहीं अकेली होती थी, तो उसके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम थी। मेरे को कहीं ना कहीं डर लगा रहता था कि वो वहाँ अकेली, उसको भी टेंशन रहती थी कि मैं यहाँ अकेला हूँ। तो इस तरह की सिचुएशन चल रही थी बहुत ही। उस टाइम पे आप कह सकते हो एक डर का माहौल रहता था, मन में एनी टाइम धक धक होती रहती थी कि भाई किस तरीके से इस प्रॉब्लम से उभरा जाए। तो मैं क्या करता था, जैसे ही अपने घर से मेरी वाइफ नाश्ता पानी, चाय पानी जो भी मेरा होता था वो करा देती थी, ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधे भागता था। कई बार बिना ब्रेकफास्ट के भागता था, क्योंकि टाइम पे पहुंचना होता था काम के लिए। और आप मानोगे कम से कम 1 किलोमीटर तक पैदल दौड़ते हुए जाता था मैं, और तब जाके मैं कोई एक कहता ना बैटरी या ई रिक्शा या जो गाड़ी होती थी उसको पकड़ता था मेन रोड से, और फिर वहाँ से ट्रैफिक से जूझता हुआ गर्मी में पसीने में और आता हुआ यहाँ पर अपने जगह पर आकर काम के लिए लोगों से रिक्वेस्ट करता था, इंस्टीट्यूटों पे जाके बताता था कि सर मेरे को ये काम आता है, मैं ये पढ़ा सकता हूँ, कृपया मुझे रख लीजिए या मेरे को काम दीजिए। और फिर इस तरीके से ये टाइम बीता, और फिर इसी तरीके से ढूंढते हुए मुझे एक इंस्टीट्यूट है, नाम नहीं लूँगा क्योंकि कहीं ना कहीं नाम लेना किसी का भी ठीक नहीं होता, बट एक बहुत ही रेप्यूटेड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था मेरे ही एरिया में, और वहाँ पर मेरे को जॉब, मतलब आप कह सकते हो कि जॉब लगी बड़ी मुश्किल से। मतलब मैंने रिक्वेस्ट किया सर को, तो उन्होंने मुझे रख तो लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनके पीछे इनकी प्रवृत्ति क्या है, क्योंकि उससे पहले मैं पश्चिम बिहार में एक IT फर्म में काम कर रहा था, जहाँ पे मेरी सैलरी 15,000 थी। तो मैंने सोचा था पार्ट टाइम में कुछ और भी काम कर लेता हूँ, पढ़ाने का तो उससे थोड़ी और अर्निंग आ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि ये स्टोरी है सन 2017 की, जब मेरी डिग्री पास आउट हुई। तो 2017 के यानी 2017 की बात है, डिग्री पास आउट के जस्ट बाद की, फरवरी में डिग्री मिली थी, मतलब मार्कशीट आ गई थी, और उसके बाद फिर मैंने काम को ढूंढना स्टार्ट किया। तो 2017 की ही बात है ये, मार्च अप्रैल की, नया सेशन स्टार्ट हुआ था जो एकेडमिक सेशन होता है। तो उसमें मैं काम ढूंढने के लिए जब निकला कि थोड़ा और एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी, घर की स्थिति थोड़ी और अच्छी हो जाएगी, तो उसी बीच मुझे एक इंस्टीट्यूट पर काम मिला। मैंने जब उनको बोला कि मैं पढ़ा सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे रखा। तो उस टाइम एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना करके PMKY करके योजना चलती थी, जिसमें उनको एक हार्डवेयर नेटवर्किंग टीचर की रिक्वायरमेंट थी, जिसमें जो गवर्नमेंट ने एक एवरेज सैलरी रखी थी, वो 15,000 रखी थी। तो वो उस पर मैंने उनको बोला था कि वो मेरे को इतना देंगे जो एवरेज सैलरी है, तो मैं उनके यहाँ काम कर लूँगा। तो उन्होंने मेरे को हाँ बोल भी दिया, मैंने काम करना भी स्टार्ट किया। बट चूँकि उनके पास स्टूडेंट नहीं थे, तो वो चाहते थे कि मैं पढ़ाने के साथ साथ सेल्स का भी काम करूँ, यानी स्टूडेंट्स को गैदरिंग करूँ, उनके लिए उनको एक तरीके से ज़बरदस्ती उनकी काउंसलिंग करके उनको एडमिशन करवाऊँ इसमें, जो कि मुझे ठीक नहीं लगता था, क्योंकि ये मेरा काम भी नहीं था और मेरे से ये चीज़ होती भी नहीं थी। ज़बरदस्ती स्टूडेंट के गले पड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता था कभी भी। जो टीचिंग का प्रोफेशन है मेरे लिए, वो दिल से है। टीचिंग मेरे लिए हार्डकोर दिल से आती है। मैं उन टीचर्स में से नहीं हूँ जो मतलब पैसों के लिए पढ़ाते हैं। मैं हमेशा से इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि टीचर जो होता है वो एक भविष्य निर्माता होता है। आज हमारे भारत में कोने कोने में, नुक्कड़ पे, हर गली चौराहे पे आपको टीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन एक बात मैं आपको हमेशा बताऊँगा कि टीचर मिलना मुश्किल नहीं है। अच्छा टीचर आज के टाइम पे मिलना मुश्किल है, जो आपके चहुमुखी विकास के लिए, मतलब जो चारों आपके हर एवरी टाइप ऑफ ग्रोथ के लिए आपकी मेहनत करे। टीचर को ऐसे भविष्य निर्माता नहीं बोलते। चंद गिने चुने लोगों की वजह से टीचिंग का जो करियर है वो खत्म होता जा रहा है। टीचर्स का इंटरेस्ट पढ़ाई में खत्म होता जा रहा है, क्योंकि उनको उस तरीके का मान सम्मान नहीं मिल रहा है। स्टूडेंट सब उनका सम्मान नहीं कर रहे, और कहीं ना कहीं टीचिंग का जो प्रोफेशन है वो खत्म होता जा रहा है। टीचर्स इंटरेस्ट नहीं ले रहे पढ़ाने में। उसका रीज़न ये है कि कुछ तो स्टूडेंट्स की तरफ से उस तरह का व्यवहार नहीं आ रहा, और कुछ कहीं ना कहीं फील्ड में इनकम भी नहीं है, और टीचिंग का प्रोफेशन एक तरीके से बिजनेस बनता जा रहा है। तो उन्होंने मेरे को फोर्स करना स्टार्ट किया। फिर ज़्यादा टाइम चला नहीं, हमारे बीच में कुछ विवाद हुए। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत कहा सुनी होने के बाद उन्होंने विदिन 1 वीक मेरे को निकाल दिया, जिसमें बहुत ही बुरी तरीके से उन्होंने मेरे को टॉर्चर किया था। तो मेरे को एक हद तक, क्योंकि मेरे अंदर एक डर था कि मतलब अगर मैं यहाँ से जॉब छोड़ता हूँ तो जो जॉब मेरी 15,000 वाली थी, वो एक्चुअली जब मैं जहाँ कर रहा था मैं, बाद में पता चला वो एक फ्रॉड था। वो जो कंपनी थी वो फ्रॉड थी। एक्चुअली उनको कोई सैलरी वैलरी देनी नहीं थी, जस्ट लाइक कॉल सेंटर वो जॉब प्रोवाइड करने का ढोंग करते थे। वहाँ पर CBI के छापे वापे भी पड़ गए थे। तो
मैंने वहाँ से निकलना ही ठीक समझा। हालांकि मेरा एक फ्रेंड था, वो बाद में भी उसमें करता रहा और फिर बाद में उसको पता चला तो उसने भी फाइनली छोड़ा। तो मतलब वो जॉब एक तरीके से छूट ही चुकी थी लगभग, और यहाँ मैं इन पे पूरा डिपेंड हो गया था। और वो जॉब इसलिए भी छूटी क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैं इनके यहाँ पे जॉब कर रहा था तो मैंने इनको बोला था मैं हाफ टाइम करूँगा सर। जिस इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ मैं, काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है, रेपुटेड इंस्टीट्यूट है हमारे फील्ड का। तो मैंने बोला मैं सर काम करूँगा आपके यहाँ पे, लेकिन मैं हाफ टाइम कर पाऊँगा। तो उन्होंने बोला नहीं सचिन, मुझे फुल टाइम के लिए एक टीचर चाहिए, अगर आप फुल टाइम कर सकते हो तो बताओ। उन्होंने मेरे को प्रेशराइज़ किया कि मैं फुल टाइम काम करूँ अपनी उस जॉब को छोड़ के। जो जॉब मुझे पता नहीं थी कि फ्रॉड है, मैं उसके भरोसे जी रहा था, लेकिन इन्होंने मुझे फोर्स करके उस जॉब को छुड़वाया। और मैंने फुल टाइम यहाँ पर, क्योंकि मेरा टीचिंग में इंटरेस्ट था, तो मैंने मतलब एक राजी भी हो गया कि हाँ ठीक है मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है और टीचिंग का प्रोफेशन तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं कर लूँगा फुल टाइम काम। और सैलरी यहाँ पे भी 15,000, तो कोई बात नहीं, थोड़ा कम कमाएंगे, नहीं एक्स्ट्रा इनकम होगी, उतनी होगी 15,000, लेकिन मेरे इंटरेस्ट, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट का काम मिल जाएगा। तो मैंने काम करना स्टार्ट किया, लेकिन एक हफ्ते बाद ही जब इनको एडमिशन नहीं मिल रहे थे तो इन्होंने मुझे टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया अलग अलग तरीके से। कभी बोलते थे कि जो पुराने रजिस्टर उनमें लेके आओ, उनमें से स्टूडेंट्स के नाम निकालो और उनको कॉलिंग करो। फिर कभी बोलते थे कि आप जो है वो पुराने जो जिनमें धूल भरे रजिस्टर्स थे उनको निकाल के आओ, उसमें से स्टूडेंट्स के नाम निकाल के कॉलिंग करो। कभी ख़राब पड़े CPUs को रिपेयर करो, कभी कुछ करो, कभी कुछ करो। मतलब खाना जब लंच में खा रहा था तो उस टाइम पे भी अगला आके बोलता था कि तुम्हारा खाना कितनी देर तक चल रहा है, जबकि आधे घंटे का लंच होता था, 15 मिनट में ही टोक देता था। तो बहुत ही गंदी तरीके से टॉर्चर करते थे। मेरी आत्मा अंदर से टूट गई थी, लेकिन मैं मजबूरी में तब भी काम कर रहा था, क्योंकि मैं पश्चिम बिहार से भी जो काम कर रहा था IT फील्ड में, IT फॉर्म में, वहाँ से भी जॉब छोड़ चुका था। हालांकि उसके बाद मुझे पता चला कि वो एक फ्रॉड फील्ड थी, फ्रॉड फॉर्म थी, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने उसमें काफ़ी टाइम तक काम किया, तो उसने बाद में मुझे बताया कि उनको सैलरी वगैरह नहीं मिल रही थी। मुझे नहीं पता था, मैंने जब जॉब छोड़ा था तब तक मुझे पता था कि सही है। फिर क्या हुआ कि इन्होंने मुझे टॉर्चर करना स्टार्ट किया और बहुत गंदी तरीके से एक दिन हमारी बहस हो गई। इन्होंने मेरे फादर के लिए कुछ बोल दिया था, तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। तो मैंने उनको एक ही बात बोली थी कि आपको क्या लगता है कि आप इकलौते इंसान हो जो आप ये काम कर सकते हो, जो आपका नाम है। मैंने उनका नाम लेकर बोला कि आपको क्या लगता है कि आप इकलौते इंसान हो, आप ही एक हो इस दुनिया में इस तरह के, मैं भी इस तरह का काम कर सकता हूँ। और उसी जिद में फिर मैंने, आपके लिए सीख लेने वाली चीज़ है, उसी जिद में मैंने फिर उनको दावा किया वहाँ पे खड़े खड़े कि आपको क्या लगता है आप इकलौते हो, अब मैं भी आपका यही काम आप ही के एरिया में एक इंस्टीट्यूट खड़ा करके आप ही की तरह दिखाऊंगा। और मैंने फाइनली वही किया। उसी जिद में मैंने एक इंस्टीट्यूट यहाँ पर खोला और फाइनली आज तक वो रन कर रहा है। भगवान की कृपा से 7 से 8 साल हो चुके हैं। और जितना मैं वहाँ सैलरी एक्सपेक्ट कर रहा था उससे कम से कम 2 से 3 गुना मैंने, मतलब बीच में बहुत अच्छा कमाया था, 2 से 3 गुना यहाँ पे कमा लेता था मैं। और अभी भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, उससे ज़्यादा ही कमा रहा हूँ, तो लाइफ अच्छी चल रही है। जब मैं कभी 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये के लिए मैं मोहताज था, मैं बताया ना कि मैं पैदल मतलब वहाँ से कई बार यहाँ तक आता था जॉब करने के लिए या पढ़ाने के लिए। फिर धीरे धीरे मैंने ऐसे करके जब अपना इंस्टीट्यूट खोला तो तब भी कई बार पैदल ही आता था। उस टाइम तक भी मेरे पास व्हीकल नहीं था। कई बार रात में मैं जाता था तो एक बार तो मेरा फ़ोन वोन भी छीनने को कुछ मतलब लुटेरे आ गए थे, बट मैंने एक साइड से झटका दिया उनको, मतलब किक दिया, और फिर वो भाग गए। और फिर मैं फटाफट फ़ोन को अपने रख के और मैं एक ग्रामीण सेवा मतलब ई-रिक्शा पकड़ा और फिर मैं अपने घर की तरफ गया। एक बार तो इतनी बुरी हालत थी कि मतलब मुझे पैसे नहीं थे और मैं डर के मारे ये सोच रहा था कहीं ई-रिक्शा या ग्रामीण सेवा वाला ये ना बोले कि इतना बड़ा इंसान हो गया है और तू तेरे पास 5 रुपये नहीं है या 10 रुपये नहीं किराए के लिए। तो मतलब बहुत ही बुरा लग रहा था। तो मैंने क्या किया, जैसे ही मेरा स्टैंड आया उससे पहले ही मैं कूद कर और उस बैटरी रिक्शा से, जो ई-रिक्शा है या ग्रामीण से आप कह सकते हैं, उससे मैं घर की तरफ भागा। और मैं तब तक भागता रहा जब तक मैं वापस मतलब बहुत दूर नहीं हो गया, उसकी आंखों से उछल हो गया। मैंने पलट के भी नहीं देखा कि वो मेरा पीछा कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे अंदर इतना डर था कि कहीं वो मुझे पकड़ लेगा तो कितना बेइज्जत करेगा लोगों के सामने, कितना हो सकता है मारेगा पीटेगा भी, क्योंकि मेरी गलती थी। तो वहाँ पर मैं लड़ाई भी नहीं कर सकता था। मेरा लाइफ में हमेशा एक उसूल रहा है, जहाँ आपकी गलती वहाँ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो इसलिए मैं भागता रहा। और दोस्तों इसको गलत मत इंटरप्रेट कीजिएगा, मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मुझे मतलब मजबूरी में ये काम करना पड़ा। मैं कभी करना नहीं चाहता था ऐसा। 5-10 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, लेकिन जब नहीं होता ना इंसान के लिए तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मैंने फाइनली वहाँ से भागता हुआ, मैं अब जब तक अपने घर नहीं पहुँच गया तब तक मतलब 1 किलोमीटर तक मैं भागता हुआ, उस बैग को अपने कंधे पर लिया हुआ, आज भी मुझे याद है, भागता हुआ मैं गया और मैंने मतलब घर में जाके ही सांस ली। दिल में बहुत बुरा लग रहा था कि मुझे ऐसा करना पड़ा, लेकिन क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं था। उस टाइम मेरे पास देने के लिए 5 रुपये भी नहीं थे। और ये करीब रात को 10-11 बजे की बात है। उस टाइम थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि अकेले रहते थे तो पता नहीं था कि माँ बाप का हमेशा साया सर पे रहता था। उस टाइम ऐसा कुछ पता नहीं चलता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा साथ में, क्योंकि मैंने बताया ना कि वो
हो के भी साथ में नहीं थे। और वो क्या टॉपिक था, क्यों हो के भी साथ नहीं थे, वो कभी फ्यूचर में बात करेंगे। फ़िलहाल आज अपने टॉपिक पे जुड़े रहेंगे और धीरे धीरे करके हम सारी बातें करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी जहाँ तक स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ आप सुनते चलिए। फिर धीरे धीरे करके जब मैं पैदल आता था इस तरीके से, तो इस तरीके से पढ़ा के, मतलब मैंने अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ा के कुछ हद तक पैसे जोड़े और फिर एक सेकेंड हैंड साइकिल ली 2500 रुपये की, 2500 रुपीज़ की मैंने एक सेकेंड हैंड साइकिल ली। यहीं पर हमारे पास में एक एरिया पड़ता है, उसमें साइकिल्स की एक चोर मार्केट लगती है। मतलब वहाँ पर जो चुराई हुई साइकिलें होती थी, क्योंकि मेरे पास नई साइकिल लेने का पैसा नहीं था। नई साइकिल जो रेंजर साइकिल होती है वो कम से कम 5-7 हज़ार रुपये की आती है, तो 5-7 हज़ार रुपये भी मेरे पास साइकिल लेने के लिए नहीं थे। तो मैंने मतलब एक सेकेंड हैंड 2500 रुपये की साइकिल ख़रीदी जो मुझे पसंद थी। आप कह सकते हो नियॉन ग्रीन कलर की थी, जिस कलर का आपको पर्दा दिख रहा है इससे थोड़ी लाइट और ग्रीन थी, वो मेरा फेवरेट कलर था। उस कलर की मैंने साइकिल ली और 2500 रुपये उस टाइम पे मुझे उस साइकिल के देने पड़े थे। मुझे आज भी याद है, साइकिल मुझे बहुत पसंद थी और उसी से फिर मैं अपनी ट्रैवलिंग करता था। और उस साइकिल को लगभग मैंने 1 साल चलाया। 1-1.5 साल चलाने के बाद फिर तब तक मेरे पास और अपने इंस्टीट्यूट से कमाकर पैसे हो गए थे और धीरे धीरे सिचुएशन भगवान की कृपा से ठीक होती गई, पैसे आते गए, मेहनत करता गया और लाइफ में ग्रोथ करता गया और बच्चे जुड़ते गए। पढ़ाने की वजह से बच्चे और मतलब अट्रैक्ट होते गए, उनको पढ़ाना अच्छा लगा तो और जुड़ते गए और पैसे आते गए और ग्रोथ करता गया। और धीरे धीरे करके ऐसे कुछ पैसे जोड़ करके मुझे आज भी याद है 14 नवंबर 2018 को मैंने अपनी पहली बाइक लाइफ की स्प्लेंडर प्लस ली थी। वो भी फोर्सफुली मेरी वाइफ ने मुझे दिलवाई थी जिद करके। उस दिन उसकी तबीयत ख़राब थी, मैं बाइक लेना नहीं चाह रहा था। हम प्लान कर रहे थे कुछ टाइम से बाइक लेने की, बट मतलब मैं लेना नहीं चाह रहा था क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी। तो मेरा मन उस दिन अच्छा नहीं था, काफ़ी घबराया हुआ था मैं भी, क्योंकि बुखार, सर्दी वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें साथ में चल रही थी, उल्टियाँ हो रही थी, तो टेंशन बहुत थी। तो मैं लेना नहीं चाह रहा था, लेकिन उस दिन उसने मुझे ज़बरदस्ती भेजा और मेरे घर में 21,000 रुपये पड़े थे। मैंने वो डाउन पेमेंट दी और उस दिन लाइफ की पहली बाइक मैंने अपनी निकाली और बहुत अच्छा फील हुआ था। अपनी लाइफ की पहली बाइक लेने की क्या फीलिंग होती है वो आज सिर्फ मतलब मेरे दिल से पूछेंगे तो सिर्फ मैं महसूस कर सकता हूँ, तो बताने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, ऐसी फीलिंग आती थी। और अब आप बोलेंगे कोई बड़ी बात नहीं है, बाइक हर कोई ख़रीदता है। सर ख़रीदता है, लेकिन जब आप अपनी पैसे की बाइक लेते हैं और जब आपने अपने आप से कसम खाई हो कि जब मैं बाइक चलाऊंगा तो अपनी ही चलाऊंगा, उससे पहले मैं किसी की बाइक नहीं चलाऊंगा, तो वो बाइक लेने का और उस कसम, उस बंधन से मुक्त होने का जो एक कहता ना प्राउड होता है, एक रिस्पेक्ट होती है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो अलग ही लेवल का होता है। और ये क्या कहानी है कि मैंने बाइक आज तक कभी किसी के लेके नहीं चलाई या आज तक मैंने बाइक सीखी नहीं, इसके पीछे क्या कहानी है वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर भी एक कहानी है, वो मैं कभी आपको बताऊँगा फुर्सत में। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने उस तरीके से बाइक ली और फिर धीरे धीरे 2018 में बाल दिवस जिस दिन होता है, चिल्ड्रंस डे, 14 नवंबर 2018 को मैंने अपनी बाइक ली और तब से लेके अब तक मेरे पास वो बाइक है, मैं चला रहा हूँ। साइकिल जैसी बाइक आ गई थी तो जगह की कमी की वजह से साइकिल रखने में प्रॉब्लम हो रही थी। हालांकि मैं साइकिल भी बेचना नहीं चाहता था, बट मुझे फाइनली साइकिल बेचनी पड़ी और मैंने अपने एक स्टूडेंट को जिसका नाम सूरज है उसको वो साइकिल बेसिकली बेच दी थी और फिर बाइक से तब से अब तक चल रहा। तो इस तरीके से लाइफ में मैंने धीरे धीरे ग्रोथ की। तो इसमें आपको 2 चीज़ें सीखने लायक हैं। एक, पहली बात, कभी भी आप लोग बोलते हैं ना एक नाव पे सवार होना चाहिए, 2 नाव पे सवार ना होना चाहिए, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। आप हमेशा अपने पास एक सेकंड प्लान बी जरूर रखा करो, क्योंकि जैसे मैंने उस फॉर्म पे से जब फॉर्म को मैंने छोड़ा, हालांकि वो फ्रॉड थी फॉर्म, लेकिन मैंने इनके कहने पे जब वो फॉर्म को छोड़ दिया और छोड़ने के बाद मुझे क्या मिला, धोखा। यहाँ से इन्होंने भी किक कर दिया। उस दिन मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी, मुझे इतना बुरा लगा। मैंने बाहर निकलते अपनी वाइफ को बोला, मतलब मेरे चेहरे में आप कह सकते हो मैं रुआंसा हो गया था, मतलब रोने जैसा मेरा चेहरा हो गया था कि अब तो मैं कहीं का भी नहीं रहा। मैंने वहाँ से भी जॉब छोड़ दी और इनके यहाँ पर भी जो जॉब थी वो भी इन्होंने हटा दिया है, क्योंकि इनके यहाँ पे स्टूडेंट नहीं तो ये चाह नहीं रहे कि 15,000 रुपये मुझे बिठा के दें। लेकिन वो उनकी प्रॉब्लम थी। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो कि स्टूडेंट लाना आपका काम है, आप इंस्टीट्यूट के ऑनर हो, इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट लाना आपका काम है। मेरा काम जैसे पढ़ाना था, फिर भी उन्होंने मुझे हटा दिया। तो मैंने अपनी वाइफ को कॉल लगाया सबसे पहले, मैंने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, और तो वो बोली कोई बात नहीं आप घर आओ। वो भी शॉक्ड हो गई और हमारे समझ लो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। बट फिर धीरे धीरे उसके बाद उनका कॉल आया और कॉल आने के बाद उन्होंने जब मतलब बहस हुई तो बहस होने के बाद उन्होंने घर भेज दिया था। उसके बाद फिर उनका कॉल आया कि सचिन पढ़ा लो, उस दिन जो हुआ सो हुआ, छोड़ो ये सब चीज़ें। तो मैं दोबारा गया, लेकिन फिर उनका वही 1 हफ्ते बाद फिर वही नाटक, जब सेल्स नहीं निकल रही थी। कुल मिला के वो रखना ही नहीं चाहते थे। फाइनल बात ये है, और अभी भी मेरी सैलरी के 4500 रुपीज़ उनके पास पड़े हुए हैं। तो फिर इसी वजह से मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोला
और इंस्टीट्यूट खोलने के बाद फिर मैंने धीरे धीरे ग्रोथ किस तरीके से की, कैसे साइकिल ली, पैदल आता था, फिर साइकिल ली, फिर बाइक ली, और कैसे इस तरीके से अब इंस्टीट्यूट को ग्रो किया मैंने, यहाँ तक आया हूँ, आज आपके सामने हूँ, एक छोटी मोटी फॉर्म चला रहा हूँ, वो आप देख ही रहे हो। और एक किस्सा और बताना चाहूँगा कि जब अगले ने, और उससे आपको सीख मिलेगी, इसमें मैं जितनी भी घटनाएं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, वो आप ध्यान रखिएगा, एक ही पर्पस है मेरा कि आप उससे सीखें अपने जीवन में और उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। तो जब उन्होंने मेरी 4500 रुपीज़, जो कि मेरे लिए उस टाइम पे बहुत बड़ी थी, मतलब मैंने करीब करीब 1 हफ्ते या 15 दिन पढ़ाया था, तो उसकी जो फीस थी वो कुछ बनती थी, जिसमें से उन्होंने मेरे को कुछ दे दिया था। और 4500 रुपीज़ आज भी मेरे उनके पास बकाया हैं, उन्होंने दिए नहीं मेरे को। मैं कई बार गया, मैंने कई चक्कर मारे, उन्होंने मुझे खूब दौड़ाया लेकिन दिया नहीं। ठीक है, कभी अपनी वाइफ के थ्रू बोल देते थे कि बोल दो नहीं है, कभी खुद आज आना, कल आना, 1 महीने बाद आना, यही सब होता रहता था। तो मैंने क्या किया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया। एक तो इंस्टीट्यूट अपना खोले उनके एरिया में, उनका कॉम्पिटिटर तो बना ही। दूसरा काम मैंने क्या किया कि उनके ही इंस्टीट्यूट में जब उन्होंने मुझे बुलाया इंक्वायरी लेने के लिए कि भाई एक इंक्वायरी है, आप पढ़ा सकते हो तो आप आओ, किसको इंक्वायरी ले लो, कि मुझे पता नहीं प्रोग्रामिंग में क्या होता है क्या नहीं होता है। और जब आप प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ा लोगे तो आप जो उसकी फ़ीस बनेगी वो भी रख लेना, और बाकी कुछ शेयर कर लेंगे रेशियो 70-30 या 60-40 का रेशियो, 60 मेरा 40 उनका, या 70 मेरा 30 उनका, इस तरीके का कुछ आप शेयर कर लेना। तो जो स्टूडेंट थे वो 2 तरीके के थे, एक प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट थे और कुछ नेटवर्किंग के स्टूडेंट थे। मतलब एक स्टूडेंट नेटवर्किंग का था और एक प्रोग्रामिंग का स्टूडेंट था, जिसको शायद कंप्यूटर साइंस करनी थी या BCA के कुछ सब्जेक्ट पढ़ने थे। तो मतलब उन्होंने मेरे पास मेरे को बुलाया, कॉल किया, और मैं भी चला गया, क्योंकि मेरा पर्पस था उनको सीख मतलब देना। मैं गया, मैंने स्टूडेंट से बात की और साइड में बात की। देखिए, मैं आप लोगों को सभी को, व्यूवर्स जितने भी हैं मेरे, एक बात कहना चाहूँगा, चोर के घर चोरी करना कोई चोरी नहीं होती है। उन्होंने क्या किया, मुझे मेन मैं जहाँ जॉब कर रहा था वहाँ से ज़बरदस्ती हटाया, फोर्सफुली हटाया, ये कहकर कि यहाँ फुल टाइम जॉब कर सकते हो तो करो, नहीं तो ये जॉब नहीं मिलेगी। दबाव बनाया मेरे ऊपर कि मैं यहाँ जॉब करूँ फुल टाइम, ताकि मेरा वो जॉब भी छूट जाए। ये चाहते नहीं थे कि मैं दोनों नाव में सवार हूँ, तो इन्होंने अपनी बुद्धि लगाई, तो मैंने भी अपनी बुद्धि लगाई। जब मेरे पास पैसे मांगते मांगते मैं रह गया और इन्होंने मेरे को सैलरी नहीं दी, आजकल कर रहे थे, तो मैंने क्या किया, दोनों स्टूडेंट्स को मैंने साइड में ले जाके बोला कि बेटा मेरा भी एक पर्सनल इंस्टीट्यूट है, तो जो तुम यहाँ पढ़ोगे, जितनी फीस में यहाँ पढ़ोगे उससे थोड़ा मुझे दे देना और मेरे यहाँ आके पढ़ लो। तो मैंने वो सैलरी, वो फीस उनकी वहाँ से निकाली। अब आप इस लोगों को इस चीज़ को जज करना और कमेंट करना कि ये मैंने सही किया या गलत किया, बट मेरे हिसाब से, मेरी अंतरात्मा से, मेरे दिल से, मेरे भगवान से मुझे यही लगता है कि मैंने सही किया। चोर के घर चोरी करना चोरी नहीं होती। इन्होंने, मैं मांगते रह गया, मुझे मेरी फीस, मेरी सैलरी नहीं दी, तो मैंने भी क्या कि इनके स्टूडेंट ले लिए। हालांकि वो स्टूडेंट इनके रिलेशन में थे या इनकी जानकारी में थे, तो ज़्यादा दिन वो भी मेरे पास टिके नहीं। मतलब अराउंड इतनी फ़ीस निकल गई थी कि करीब करीब मैं 70-200 के आसपास उन दोनों स्टूडेंट से मिला के निकाल पाया था, बट उससे अपनी फ़ीस से तो ज़्यादा ही निकाल लिया था। तो मेरा तो पैसा वसूल हो गया था, तो मुझे उस चीज़ का कोई ग्लानि, कोई सिकवा नहीं है, गिला सिकवा नहीं है। मैं हैप्पी था। टेंशन उनकी थी, वो आके मेरे इंस्टीट्यूट पे बहस करने लगे कि आपने मेरे बच्चे ले लिए, ये है वो है। तो मैंने कहा जब तुमने मेरे पैसे नहीं दिए, तो मैं जब तुम्हारे पैसे ले रहा हूँ दूसरी तरीके से, तो बुरा क्यों लग रहा है? चोर के घर चोरी करना चोरी नहीं होता, ठीक है। तो लाइफ में एक सीख हमेशा लीजिए कि ईंट का जवाब पत्थर से देना सीखिए, नहीं तो दुनिया आपको हमेशा दबाती रहेगी। जितना आप दबोगे, जितना आप डरोगे, दुनिया आपको उतना डराएगी, उतना दबाएगी। तो लाइफ में एक बात ध्यान रखना, जहाँ पोलाइट होना है वहाँ होइए, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ ईंट का जवाब पत्थर से भी दो। और चोर के घर चोरी करना कभी चोरी नहीं होती, ठीक है। तो ये एक लाइफ की छोटी सी सीख थी। फिर धीरे धीरे इंस्टीट्यूट आगे रन किया। मैं एक रेंट के घर पे रहता था, वहाँ मैंने कुछ टाइम तक 1 साल रहा। फिर जो मकान मालकिन थी, उन्होंने बिजली में कुछ चोरी करना स्टार्ट किया, तो उनसे बहस हुआ, फिर वो घर चेंज किया, फिर दूसरा घर लिया। तो वहाँ पर जो दूसरा घर था, उस घर में आप मान के चलिए मैं 5 से 6 साल रहा। और अब मैंने फाइनली जाके अपना घर, यही करीब जनवरी 25 में 2024 को मेरे घर का गृह प्रवेश था, अपना घर लिया। 11 जुलाई 2023 को मैंने उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट दी थी, यानी आपकी लोकल लैंग्वेज जो बयाना या पगड़ी बोलते हैं, वो मैंने दिया। और उसके बाद फाइनली उसको अपने नाम करवाया, अपने एनिवर्सरी पे, मतलब वाइफ को एज ए गिफ्ट दिया वो घर प्रॉपर्टी के रूप में। और अभी हम हैप्पीली उसमें रह रहे हैं। और आज के टाइम में दिल्ली में अपना घर बनाना कितनी बड़ी बात है, आप लोग जानते होंगे। वो भी घर जो है वो कम से कम मुझे 27 से 28 लाख रुपए का पड़ा था। एक ऐसा लड़का जो घर से अपने 1 रुपये लेके नहीं निकला, उसके लिए 27 से 28 लाख की प्रॉपर्टी विदिन 5 to 7 ईयर्स में बनाना बहुत बड़ी बात है। और वो मैंने कैसे बनाया, अपना दिमाग कैसे लगाया, उसकी भी अपनी कहानी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। कभी भी जब भी आप कमेंट करके बताना कि अगली वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हैं। फिलहाल मैं अपनी लाइफ की अभी तक की जो करंट सिचुएशन है वहाँ तक आपको ज़रूर पहुँचा के इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। और उसके बाद हम डेली रूटीन की बातें किया करेंगे, जो डेली रूटीन में, डेली लाइफ में मेरी प्रॉब्लम्स आएगी उसको हम डिस्कस किया करेंगे। उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, तो वो बात करेंगे। तो अभी मैंने रिसेंटली एक घर लिया,
मुझे 2000 मान के चलिए 2022 में एक बेबी बॉय से भगवान ने मुझे नवाजा। एक बेटा हुआ है जिसका नाम मैंने अनंत रखा है। उसके बाद फिर मैं अपनी वाइफ और बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद सभी करते हैं, मतलब मैं जो भी कर रहा हूँ उन्हीं के लिए कर रहा हूँ। और वो हुआ भगवान की कृपा से। फिर उसके बाद फिर 2022 में वो होने का 2023 में मेरा घर हुआ। 2023 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट दे ही दिए थे, ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गया था 2023 के एंड तक। बट हमने जो गृह प्रवेश किया था वो एक अच्छा मुहूर्त निकालने के लिए 25 जनवरी के दिन गृह प्रवेश किया था 2024 इसी साल, जिस साल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और तब से लेकर अभी तक रह रहे हैं, लाइफ अच्छी चल रही है। अभी तक का सफ़र में यही है। बाकी जीवन से रिलेटेड और चीज़ों के लिए और तथ्यों के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।